अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर। उमैर, कैसे हैं आप? मैं आज कल जैसा नहीं हूँ। अब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है और मुझे ये पहले से पता था कि आपकी जो हालत है कल जैसी नहीं होगी। कल जितने एक्साइटेड थे ना उमैर, क्योंकि टेस्ट मैच का पहला दिन था, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही थी, बड़े अच्छे जो है ना खेल और परफॉर्मेंस हमारे सामने आ रही थी। आज मैं ऑफिस आते साथ ही मैंने पूछा कि उमैर क्या आज हाल है, तो कहते हैं बस ना पूछो, आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है ना वो ठीक नहीं है। क्या मतलब हुआ क्या है उमैर? हुआ ये है कि रिकॉर्ड बना दिया हम लोगों ने कल। उनके तो 10 खिलाड़ी आउट किए, बिल्कुल उनके तो 10 खिलाड़ी आउट किए, अपने भी 4 आउट करवा दिए। नेशनल स्टेडियम कराची के वाले से आयशा मैं थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर कर लूं? जी जी जरूर, अगर आप मुझे 30 सेकंड दे दें। जरूर। तो 1955 में पहला टेस्ट मैच जहां पर खेला गया पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, तब से लेकर अब तक एक दिन में जो 14 विकेट्स गिरनी इस ग्राउंड में इस विकेट पे, वो एक रिकॉर्ड है। पहले 2006 में हुई थी जब पाकिस्तान और भारत का ही मैच था। इरफान पठान ने पहली ओवर में हैट्रिक की, पाकिस्तान के सब आउट हुए, पाकिस्तान इंडिया के 4 आउट कर दी, 14 तब गिरी थी और उसके बाद अब गिरी हैं 14 विकेट। तो डेफिनेटली फिर आपका उदास होना तो बनता और ही है। हमारे जो आउट हो गए उनके तो आउट 220 पे हो गए, हमने कैचेस भी ड्रॉप किए, उनको 200 से नीचे भी हम आउट कर सकते थे, लेकिन हम लोग हमेशा की तरह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। शुरू में ही अगर ओपनर्स इतनी जल्दी आउट हो जाएं तो पूरी बैटिंग लाइन ही लड़खड़ा जाती है। तो डेफिनेटली अब देखना यह है कि जो आगे खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी वो किस तरह से खेलते हैं, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक जो अच्छा साइन है, अच्छी खबर है, वो ये है कि 2006 में जब पाकिस्तान के सारे आउट हो गए, इरफान पठान ने हैट्रिक की, तो कामरान अकमल ने सेंचुरी की थी और पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। यानी कि उम्मीद अभी भी बाकी है। उम्मीद मतलब हम हिस्ट्री को देखें तो उम्मीद बाकी है, अब देखना यह है कि खेलते कैसा है। बहरहाल थोड़ा सा कल की बात कर लेते हैं। कल 26 जनवरी था, भारत का यौम जमहूरिया था और कल वहाँ पर जो हमने टीवी पर और सोशल मीडिया पर पिक्चर्स देखी, वीडियोस देखी, वो बहुत ही हिस्टोरिक है। जो लाल किला है मशहूर, वहाँ पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया गया सिखों की जानिब से और कह रहे हैं कि ये भारत की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में सिख अपने ट्रैक्टर्स के साथ बाहर निकले हैं और उन्होंने परेड की है। फौजी परेड जो है उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हम भी अपनी ट्रैक्टर परेड करेंगे और कल काफ़ी जो है तशद्दुद भी हुआ है जो सिख है उनके ऊपर, और सिखों ने भी डेफिनेटली बैकफायर किया है। वहाँ पर पुलिस जो मौजूद थी उनको कंट्रोल करने के लिए एक्सपोज कर दिया, ये भी कह सकते हैं, एक्सपोज कर दिया। उनका मुतालबा सिर्फ यह है कि 3 ज़राई कवानीन जो मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए हैं सामने, उनको वापस लिया जाए, क्योंकि उनका कारोबार जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा अगर ये कवानीन वापस नहीं लिए गए हैं। तो थोड़ी सी इस पर हमें बात करनी है। इसके अलावा कल पाकिस्तान में जो हुआ है वो भी बता देते हैं। पाकिस्तान में कल तलबा जो है वो बड़ी तादाद में बाहर आए और उनका मुतालबा ये है कि जब क्लासेस ऑनलाइन हुए हैं तो फिर एग्जाम्स ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकते, हमें क्यों क्लासेस में आना पड़ेगा इम्तहानात देने के लिए, इस पर हमें बात करनी है। इसके साथ साथ अगर चार्ली चैपलिन आपके सामने अचानक से आ जाएं तो आप क्या करेंगे उमैर? मैं तो उनको हंसना शुरू कर देंगे। नहीं, हंसना भी शुरू कर देंगे, एंजॉय भी करेंगे और देखेंगे कि क्योंकि देखें हम सब उनको देख देख के बड़े हुए हैं। उनकी जो अदाकारी थी उसमें कोई दो राय नहीं कि उनसे बेहतर अदाकार कोई भी नहीं। और इसके साथ साथ हम अक्सर जब एक्ट्रेस को देखते हैं तो उनके डायलॉग्स हमें हंसाते हैं। चार्ली चैपलिन वो एक्टर है बगैर डायलॉग और सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो वो हरकतें कर रहे होते थे उससे जो है वो हमें हंसाते थे। इस पर हमें बात करनी है कि किसने रूप धारा है चार्ली चैपलिन का, और एक मरतबा फिर से मुस्कुराहटें बखेरने के लिए तैयार हैं। और कराची में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कराची के मेमन अस्पताल में एक लड़की जिसका नाम नाजिया सोलंकी बताया गया है, उसको ट्रीटमेंट देने से इनकार कर दिया और ये कहा गया कि पहले 5 लाख रुपए जमा करवाए जाएं, उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। और उसका नतीजा ये निकला 28 साल नाजिया जाम बहक हो गई। बहरहाल आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो तलबा के हवाले से ही है, क्योंकि जो हमारा मुस्तकबिल है ये तलबा हैं, इनके हाथ में इस कौम का मुस्तकबिल है। क्लासेस तो ऑनलाइन हुई तो इम्तिहान फिजिकल क्यों? मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ के तलबा अब मुत्तहिद हो गए हैं। तलबा का मुतालबा है कि कोरोना के बायस क्लासेस नहीं हुई तो इम्तिहान कैसे हो सकता है, ऑनलाइन इम्तिहान लें और उन्हें प्रमोट करें। यूनिवर्सिटीज़ इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी नहीं, ना ही इतने वसाइल हैं कि तलबा का इम्तिहान ऑनलाइन लिया जाए और इसकी शफाफियत को बरकरार रखा बिल्कुल जाए। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने तलबा के मुतालबे पर ट्वीट किया और बताया कि उन्होंने HEC को हिदायत की है कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से बात करें और जो यूनिवर्सिटीज़ शफाफियत का मयार बरकरार रखते हुए इम्तहान ले सकती हैं वो इस साल तलबा को ये सहूलत दे दे। वज़ीर तालीम के मुताबिक तलबा को ये सहूलत नहीं दी जा सकती कि वो ऑनलाइन इम्तहान का मिसयूज़ करके अपनी ग्रेड को बेहतर करें। ऑनलाइन इम्तहान में तलबा के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। डेफिनेटली आपके ऊपर कोई एग्जामिनर
मौजूद नहीं होगा जो ये देख सके कि आप चीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप जब क्लासरूम में मौजूद होते हैं, क्लासरूम में बैठकर आप पेपर दे रहे होते हैं या एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उस वक्त एग्जामिनर आपके सर पर मौजूद होता है, आपके सर पर ख़तरा होता है कि ज़रा सी भी इधर उधर से हमने चीटिंग की ना तो हम पकड़े जाएंगे, हमारा पेपर फेल कर दिया जाएगा। तो डेफिनेटली ऑनलाइन इम्तहान में ऐसी जो है सहूलत या ऐसा नकल के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और एक जो एग्जामिनेशन हॉल है उसका एक प्रेशर होता है, वो भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता कि एग्जामिनर आपके सर पे मौजूद है। आप ये जैसे कि बता रही हैं। कल की बात करते हैं तो गुज़िश्ता रोज़ तलबा ने रिवायती तरीके से इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज करके इंतज़ामिया को इम्तिहान में डाला। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। इस्लामाबाद में तलबा ने HEC के सामने धरना दिया रखा। इम्तिहान ऑनलाइन हो या रिवायती तरीके से, फैसले के लिए होने वाला HEC इजलास कल बेनतीजा खत्म हो गया। इस इजलास में वाइस चांसलर से अपनी अपनी राय दी है, जिसमें वाज़ेह इख्तलाफात भी सामने आए हैं। और वाइस की बैठक आज फिर से होगी, जिसमें इम्तिहान के तरीक़ाकार से मुतालिक गौर भी किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन इम्तहान के लिए निज़ाम मौजूद है, कई सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ चुके हैं। हमारी जामियात जो है वो इस निज़ाम की तरफ अभी तक क्यों नहीं आई है? आपका शुक्रिया बहुत। देखें, ये एक नई चीज़ आई है इस वक्त। हमारी यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही है। अब ये चूँकि हम सारी जो हैं वो इन पर्सन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फ़ेस टू फेस स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं और फ़ेस टू फेस स्टूडेंट्स का इम्तिहान लेती हैं। लेकिन अब करंटली सिचुएशन ये पैदा हुई कि कोविड की वजह से हमने ऑनलाइन पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई और ऑनलाइन पढ़ाया। जो आप बात कर रही थी कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें इन्विजिलेटर नहीं होता, तो जब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं तो कोई स्टूडेंट भी उसके अंदर जो है वो लॉग इन हो जाए टीम्स में और वो वहां से उठ के चला जाए, इधर उधर फिरता रहे, तो उसको किस तरह मॉनिटर किया जा सकता है। तो मेरे अपने ख्याल में जो क्वालिटी है ऑफ एजुकेशन है ऑनलाइन, उसको भी मेंटेन किया जा सकता है। टीचर्स को ऑनेस्ट होना चाहिए, स्टूडेंट्स को ऑनेस्ट होना चाहिए और हमें मिल के इसको बेहतर करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फिजिकल एग्जाम होगा वो बेहतर होगा या जो फिजिकल या इन पर्सन जो क्लासेस होंगी वो भी बेहतर होंगी। लेकिन अब ये सूरत हाल एक मजबूरी की सूरत हाल है और मैं ये समझता हूँ कि हम जो ऑनलाइन एग्जाम है उसको भी मॉडरेट कर सकते हैं। हम एग्जाम स्टूडेंट से ऑनलाइन लेते हैं और फिर उसके बाद टीचर मॉडरेट करता है, पेपर सामने रख के टेलीफोन पे उससे वाइवा लेता है और उस वाइवा से उसको अंदाजा हो जाता है कि स्टूडेंट ने अगर एग्जाम ठीक तरह से किया है और उसका वाइवा में वो पेपर के मुताबिक जवाब दे रहा है तो वो उसको एग्जाम उसके जो मार्क्स हैं वो उसको बेहतर कर देता है। और अगर वो स्टूडेंट वाइवा में पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो उसकी एवरेज निकाल के तो आप उसको उसकी क्वालिटी इस वक्त मौजूदा सिचुएशन जो है, मौजूदा सूरत हाल जो है, इसमें ये कितना ज़्यादा मुश्किल है, ये जो आप तरीक़ाकार बता रहे हैं कि इस तरह से पेपर लिया जा सकता है, वाइवा के थ्रू भी जांचा जा सकता है कि जो तालिब इल्म है उसकी तैयारी थी या नहीं थी या उसने चीटिंग तो नहीं की है, इस सूरत हाल में ये कितना मुश्किल है या कितना काबिल अमल है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि हमें सबको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं आपकी वसासत से बता दूं कि मिसाल मेडिकल के एग्जाम्स हैं और वो क्लिनिकल एग्जाम होने हैं, वो ऑनलाइन नहीं हो सकते, उनको फिजिकल ही करना पड़ेगा। सो ये जो हम जनरल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, मेडिकल में मैं खुद भी इस बात पे क्लियर हूं कि क्लिनिक आप सब स्टैंडर्ड डॉक्टर्स तो नहीं पास आउट कर सकते, इसलिए आपको जो मेडिकल के या प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं उसका एक सेफ मेथड से फिजिकल या इन पर्सन एग्जाम लेने पड़ेंगे और जो क्लिनिकल एग्जाम है वो। लेकिन जो जनरल हमारे साइंस के, सोशल साइंसेस के ओपन बुक एग्जाम भी होते हैं। तो सवाल ये है, मेरे बहुत सारे कोलीग्स की ये राय है कि ये जो ऑनलाइन एग्जाम है उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं होती, उसके में सबका जो CGPA है आप बेल कर्व कर लें, आप सबको तो एक A+ ग्रेड ना दें, आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर लें और उसमें स्टूडेंट्स को ग्रुपिंग कर दें कि इतने परसेंटेज को A+ मिलेगा, A मिलेगा,
बी मिलेगा, B+ मिलेगा। तो मेरे अपने राय में अगर यूनिवर्सिटीज के पास वो सिस्टम मौजूद है और स्टूडेंट्स जो हैं वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी दयानतदार रहेंगे, और टीचर्स को थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, टीचर्स को एफर्ट करनी पड़ेगी तो क्या यूनिवर्सिटीज मेंटेन किया जा सकता है? तो आइडियल नहीं है, बट इन माय व्यू ये हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि टीचर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, स्टूडेंट्स को एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। कल एक इजलास हुआ और मीटिंग हुई वाइस चांसलर्स की, HEC के साथ बातचीत हुई जो कि बेनतीजा ख़त्म होगी, आज भी होगी। उसमें क्या आपकी जानिब से राय दी जाएगी या क्या राय है आपकी? आप क्या कहते हैं कि अब इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, और क्या टीचर्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए तैयार हैं? यूनिवर्सिटीज़ इस बात को यकीनी बनाएंगी कि टीचर्स और जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके? जी देखें, बात यह है कि कल भी हमारी चूंकि स्प्लिट राय थी, कुछ वाइस चांसलर्स कहते थे कि जी हम बिल्कुल ही जो ऑनलाइन एग्जाम है वो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ठीक नहीं है। कुछ वाइस चांसलर मेरे समेत ये कहते थे कि जी हमने जब ऑनलाइन पढ़ाया है तो हम ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकते हैं, उसकी क्वालिटी क्रेडिबिलिटी के बहुत सारे तरीकों से मेंटेन किया जा सकता है। वजह यह है कि जब हम 50% स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, तो जब हम एग्जाम लेंगे तो एग्जाम में भी 50% को बुलाएंगे, इसलिए एग्जाम अगर 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते का है तो वो 4 हफ्ते में चला जाएगा, उसको कंडक्ट करने में भी इशू है। तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है, हम क्वालिटी के पैरामीटर्स को बेहतर कर लें और ऑनलाइन एग्जाम ले लें, और यकम से चूंकि यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर हम इन पर्सन पढ़ाएंगे और इंशाल्लाह एग्जाम भी इन पर्सन लेंगे, और वो एक सेमेस्टर में मेरा ख्याल है उनकी जो GP है उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि इसको रैशनलाइज किया जा सकता है, टीचर्स को रैशनलाइज किया जा सकता है, नामुमकिन नहीं है ये। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद थे। और उमर वो यही कह रहे हैं कि इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल इसको बना दिया गया है। एक सेमेस्टर के लिए अगर ऑनलाइन एग्जाम ले ही लिया जाता है तो उससे जो तलबा है उनके GP पे भी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये नामुमकिनात में शामिल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से आयशा, अगर मैं अपनी ज़ाती राय की बात करूँ तो परखना बहुत ज़रूरी है, इम्तिहान बहुत ज़रूरी होता है, और जो तलबा हैं, तलबा किसी और मामले पर इतनी शिद्दत के साथ मैंने बाहर निकलते हुए नहीं देखा। किसी और मामले में बहुत सारे इससे पहले मामलात हुए, इससे मतलब जब कोविड आया, ऑनलाइन क्लासेस हुई, तभी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, मजीद इल्म हासिल करने, मजीद सीखने के लिए उन्होंने एहतजाज नहीं किया। अब जब मैं ये कहूँगी सिचुएशन इस तरह की थी कि हर कोई कोविड की वजह से इतना ज़्यादा कंफ्यूज था, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, कभी लॉकडाउन है, कभी नहीं है, कभी स्कूल कॉलेजेस जाना है, कभी नहीं जाना, तो डेफिनेटली सब उस तरह से फोकस्ड भी नहीं हो पाए थे अपने काम में भी और अपनी तालीम में भी। तो एक सेमेस्टर के लिए मेरे ख्याल से इतना मार्जिन दे देना तलबा को इतनी बुरी बात नहीं है, और तलबा को भी इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। एक इंसानों की तरह जाके अपनी बात जो है वो बताई जा सकती है। सीखने के लिए भी यही इंटेंसिटी होनी चाहिए, अगर आप इल्म हासिल करना है वो भी इसी शिद्दत के साथ, इसी जज्बे के साथ आप वो भी हासिल करें। ये भी मैं आप चाहते हैं कि तारीख जो है ना वो बदल जाए। आपको पता है कि तलबा हमेशा जो है ना वो तालीम से भागते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और तारीख की बात करते हैं जो कि भारत में कल यानी कि 26 फरवरी भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर हमने देखी। भारत का यौम जमहूरिया मोदी हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ है। दारुल हुकूमत यानी कि दिल्ली में किसानों के एहतजाज से दुनिया को ये बता दिया कि मोदी की फाशिस्ट हुकूमत का जमहूरियत और जमहूरी रिवायात से कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल आशा, 2 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, किसानों का पुरम जो एहतजाज है वो भारतीय यौम जमहूरिया पर शिद्दत इख्तियार कर गया, और मोदी सरकार ने किसानों की ट्रैक्टर परेड रोकने के लिए पुलिस और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल तो किया, लेकिन हमने देखा कि वो उसके रिजल्ट नहीं निकल सके। किसानों पर डंडे बरसाए गए, रुकावटें खड़ी की गई, भारतीय पुलिस के तशद्दुद से एक किसान की जान भी चली गई, कई जख्मी हुए। ताहम किसान लाल किले तक पहुंचने में न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि भारतीय हुकूमत के रवैये से तंग किसानों ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा भी लहरा दिया है, जो इस बात का इशारा है कि मोदी सरकार जो है उसमें भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें जोर पकड़ रही हैं। खुसूसन भारत में मौजूद जो सिख अक़लियत है वो किसी सूरत दिल्ली सरकार का हुक्म मानने को तैयार नहीं है, और जो इस वक्त बढ़ती हुई नाइंसाफ़ियाँ हैं उसके पेश नज़र भारत से आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने के लिए भी तैयार है। 1984 में खालिस्तान तहरीक जो है उसने ज़ोर पकड़ा था, और उस वक्त जो खालिस्तान तहरीक के एक बड़े अहम रहनुमा थे उनकी असैसिनेशन की गई, उनको कत्ल किया गया, जिसके बाद जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी थी उनका कत्ल किया गया था। उसके बाद
उमैर, तकरीबन जो एस्टिमेट लगाया गया था, जो सिखों का कह सकते हैं कत्लेआम हुआ था, वो 8,000 से 17,000 के दरमियान, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं जो भारत की इंतजामिया, भारतीय हुकाम है उनकी जानिब से। उसके बाद से अब हम ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में सिख बाहर निकले हैं और उनकी जानिब से इस तरह का एहतजाज किया गया। और इनके मुतालबात कोई नाजायज़ नहीं है। वो ये कहते हैं कि 3 ज़रूरी कवानीन जिनसे उनका इस्तेहसाल हो रहा है उनको वापस ले लिया जाए, वो अपने घरों को वापस चले जाएंगे। और यही वजह कि शायद भारतीय आर्मी चीफ डिप्रेशन में है, जिसका उन्होंने इतराफ़ भी किया था कि जो डिप्रेशन में मैं भी हूँ, प्रेशर में मैं भी हूँ, परेशान मैं भी हूँ। क्योंकि क्यों ना परेशान हो, क्योंकि मोदी सरकार की पॉलिसीज़ ही आयशा ऐसी हैं। और जब मोदी सरकार ने अपनी पॉलिसीज़ बनाई, उन्होंने जिस तरीके से अपने पत्ते खेलने शुरू किए, हर किसी को उन्होंने तंग करना शुरू किया, और सारे पत्ते जो है ना वो उनकी तरफ ही वापस आ रहे हैं और उनको ये आके बता रहे हैं कि आपने जो किया था वो आपके पास अब वापस आ रहा है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में मोदी हुकूमत की जानिब से क्या किया जाता है। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से इंतशार फैला दिया जाए, और कुछ जो किसान रहनुमा, उन्होंने एक शख्स को पकड़ भी लिया जिसने एतराफ़ किया कि उसे ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने जाके स्टेज पर जो किसान रहनुमा है उनका कत्ल करना है या उनको नुकसान पहुंचाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो एक इंतहाई अफसोसनाक है, और कहा जाता है कि इंसानियत अब भी कहीं ज़िंदा है, लेकिन ये वो वाक़यात हैं जो कि हमें इंतहाई सदमे से दो चार करते हैं, शदीद दुख में मुब्तला करते हैं, और हमारे लिए भी ऐसी जो खबरें हैं वो पढ़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। पहले दाम फिर कलाम। निजी अस्पतालों की इंतज़ामिया ने इंसानियत को दौलत पर तरजीह देने की रविश अपना रखी है, जो कि कई कीमती जानों के ज़िया का बाइस बनती है। कराची के निजी अस्पताल में 28 साला नाजिया सोलंगी की मौत का बाइस भी ऐसी ही बेहिसी बनी। नाजिया मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हुई, उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन इंतज़ामिया ने इलाज से पहले पैसों का मुतालबा कर दिया। कीमती वक्त जो इलाज में सर्फ होना चाहिए था वो बेहिसी की नज़र हो गया और नाजिया की ज़िंदगी चली गई। कुछ साल पहले अमल उमर केस में भी कुछ ऐसा ही हमने देखा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जो था वो सामने आया और अमल के वालिदैन ने एहतजाज किया। उसके बाद सिंध असम्बली ने अमल उमर बिल मंजूर किया था, और इस बिल के मुताबिक अस्पतालों को पाबंद किया गया कि वो इमरजेंसी केसेस में इलाज को पहली तरजीह देंगे और उसके बाद जो है वो बिल या पैसों की बात करेंगे। लेकिन इस बिल को बचाने के लिए अस्पतालों में ऐसे कई लूप होल जो है वो हमें नज़र आए थे। इस बिल में हमें कई लूप होल नज़र आए थे, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अस्पतालों को थोड़ी सी जो है तरजीह दी गई थी, अस्पतालों को ऐसे पॉइंट्स दिए गए थे जिस पर वो अदालत में जाकर खेल सकते हैं अगर इस तरह की दोबारा सिचुएशन पेश आती है। आयशा, इस वक्त आमिर सोलंगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम समझ सकते हैं कि इंतहाई मुश्किल वक्त है आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। बताइएगा कि हुआ क्या जब आपकी बहन बाइक से गिरी और इसके बाद आप अस्पताल लेकर पहुंचे, तो वहाँ पर क्या माजरा पेश आया? सर, माजरा वहाँ ये था कि मैंने जैसे उसको बेड पे रखा है तो डॉक्टरों ने पहले ही मेरे को ले गए काउंटर पे, बोला पर्ची बनेगी, 15,000 पहले जमा कराने पड़ेंगे, 2 मिनट के बाद बोला 5 लाख जमा कराने पड़ेंगे। इस वजह से मैंने उनको बहुत मतलब कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने कोई हम लोगों की एक नहीं सुनी। तो फिर तड़पती रही, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा भी एहसास नहीं आया कि किसी के साथ नाजायजी हो रही है। एक मरीज आया है तो उसका पहले इलाज होता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कौन सा कानून है ये कि पहले इलाज नहीं, पहले यहाँ पैसे लिए जाते हैं। ये पता नहीं कोस्ट घर हैं, पता नहीं ये जालिम घर हैं इनके, ये बने हुए हैं। आमिर, जब आपसे पैसे मांगे तो आपने उनसे कहा नहीं कि पहले मेरी बहन का इलाज कर दें, उसके बाद पैसे भी आपको दे देंगे, या फिर जो डॉक्टर या जो अमला वहाँ पर मौजूद था वो आपसे पैसे मांग रहा था तो आपने किसी और डॉक्टर से या दूसरे जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे जाके बात करने की कोशिश की कि मेरी बहन की इस वक्त हालत बहुत नाजुक है, उसका तो इलाज शुरू करें? जी, सब लोग देख रहे थे कि हम लोग इधर उधर तड़प रहे थे, हमारे से ये बदतमीजी कर रहे थे, मेरी बहन तड़प रही थी, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि किसी के साथ इतनी नाजायजी कर रहे हैं हम लोग पैसों की वजह से। आमिर, नाजिया के सर पर चोट लगी थी और डॉक्टर्स ने कौन सी सर्जरी का कहा था कि ये सर्जरी करनी है, इसके लिए 5 लाख का पहले इंतज़ाम करें, और जो हमारे तक इतलात पहुंची थी उन्होंने पहले 1 घंटे तक गालिबन आप और आपकी बहन वहाँ पर रहे, उसके बाद आपने वहाँ से सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। तो ये सारा जो मुआजरा था इसके वाले से भी बताइएगा। 1 घंटा 40 मिनट तक वो वहाँ तड़पती रही, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा भी एहसास नहीं आया। तो
फिर मेरा उधर भाई आया, मैंने भाई को फ़ोन किया, हम लोगों ने, भाई ने बोला अभी मेरे पास 4000 रुपये हैं, ये रखो। बोला नहीं होगा, पहले 15000 की पर्ची बनती है, फिर मरीज़ का इलाज होता है। मैंने बोला ये तो ICU का मरीज़ है, आप इसको थोड़ा सा देखें, इसको सर में चोट ज़्यादा है। लेकिन इन लोगों ने बोला कुछ भी नहीं होगा, पहले 5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2.5 लाख। बोला नहीं तो फिर अपना मरीज़ भले आप लेके जा सकते हैं। ये कौन लोग हैं जो उमर बार्गेनिंग कर रहे हैं किसी भी आम शख्स की हालत पर? अगर एक लड़की जो है वो जख्मी हो गई है, उसको फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उस पर बार्गेनिंग की जा रही है, वो भी डॉक्टर्स की जानिब से, जिन्हें मसीहा कहा जाता है, ज़िंदगी बचाने वाले कहा जाता है। मुझे तो समझ नहीं आती कौन लोग हैं ये। आमिर, ये बताइए कि आपसे किसी हुकूमती नुमाइंदे ने रब्ता करने की कोशिश की और आप पुलिस के पास गए, पुलिस के पास जाकर आपने अपनी ये रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाई? हमने अभी तक, हमारे पास कोई सिंध हुकूमत से नहीं बंदा आया है, नहीं कोई ऐसा, हमारे पास कोई भी नहीं आया कि हमारे से पूछने आए हैं कि आपके साथ नाजायजी हुई है क्या। कोई नहीं हमारे साथ मतलब तावन हुआ है अभी तक। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तो किसी किस्म का दबाव नहीं है कि आप इस मामले को रफा दफा कर दें? अस्पताल इंतजामिया का इस हवाले से बताएगा कि उन्होंने तो कोई बात नहीं की आपसे? नहीं सर, उन लोगों को तो मतलब जैसे रोज का काम है ना उनका, मतलब कि इसीलिए वो रब्ता नहीं करते। उनको पता है दब जाएगा, चुप हो जाएगा, गरीब आदमी है, निचोड़ देंगे इनको हम लोग, वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। आमिर, आप इस वक्त नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं और पूरी आवाम जो है, पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है। आपके क्या मुतालबात हैं? क्या मुतालबा करेंगे आप सिंध हुकूमत से, उस अस्पताल की इंतजामिया से, हुकूमत से, वज़ीर आज़म से? क्या मुतालबा करेंगे आप? हमारा इमरान खान वज़ीर आज़म साहब से हमारा ये मुतालबा है, साईं मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध से हमारा ये मुतालबा है, चीफ जस्टिस से मुतालबा है कि हमारे साथ इंसाफ फौरी तौर पे किया जाए। लेकिन ये इंसाफ हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। नहीं हम लोगों से किसी ने भी आज तक पूछा कि इतने दिन हो गए हैं कि पूछें कि क्या हुआ है इनकी फैमिली के साथ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और आखिर में ये बता दीजिएगा कि कोई मुकदमा दर्ज हुआ है अस्पताल के खिलाफ? कुछ भी नहीं। मतलब हम लोगों को जैसे कि हम लोगों को भी मारने के चक्कर में तो ये लोग मतलब नहीं, इन सब चीज इनकी मिली हुई है। सही, बहुत शुक्रिया। आमिर हमारे साथ मौजूद थे। बेहिसी की हाँ इसको कहा जा सकता है कि पहले तो एक लड़की की जान चली गई क्योंकि उसको इलाज वक्त पर नहीं मिल सका, और अगर इलाज उसको वक्त पर मिल जाता, ट्रीटमेंट उसको वक्त पर मिल जाता तो शायद वो आज जिंदा होती। लेकिन 5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख, ये क्या तरीका है उमर? आप कोई सब्जी लेने कहीं पर जा रहे हैं, कोई कपड़ा खरीदने के लिए जा रहे हैं कि इस तरह से बार्गेनिंग की जाए? 15,000 की पर्ची बनवाएं और वो कह रहे हैं कि मेरे पास 3,000 या 4,000 जो बता रहे हैं कि ये पैसे हैं, पहले इलाज तो कर लें। इसके लिए किसी अमल बिल की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने किसी की जो मरीज़ है उसकी जान जाने वाली है, उसके लिए किसी बिल की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत की ज़रूरत है, आपके अंदर का इंसान जिंदा होना ज़रूरी है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि सिंध हुकूमत इसके बावजूद, मीडिया पर कल से ये खबर नशर की जा रही है, हर जगह इसकी बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई रब्ता नहीं कर रहा। शायद हम ये कह सकते हैं कि आयशा वो शादी में बिजी हैं, उनके मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है उमर। और आपने आमिर की बात सुनी कि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऐसा लग रहा है कि वो उनको भी मार देंगे कि वो गरीब आदमी है, इसको भी जो है ना प्रेशराइज करवा लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमने जो सिंध के अस्पताल हैं उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बना दिया है। अगर आपने देखना तो सिंध में आकर देखें, इस शहर में आकर देखें, आपके सबसे बड़े शहर कराची में ये वाक़या पेश है और आपकी तरफ से, आपकी हुकूमत की तरफ से किसी ने जाकर उनसे पूछना तक नहीं जो है वो आप पर गवारा गुजरा, आपने जाकर अफसोस तक नहीं किया। तो इसे अफसोस का मकाम, इससे बढ़कर हम कुछ नहीं कह सकते। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चार्ली चैपलिन। उमर, चार्ली चैपलिन का नाम जब भी जहन में आता है, उनकी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर कहीं सामने आ जाए, कोई वीडियो सामने आ जाए, तो देख के ही आपको ना पता होता है कि अब बस कुछ ना कुछ ऐसा ये करेंगे जिससे आपको ना हंसी आ जाएगी। बिल्कुल। तो इसी तरह से एक नौजवान जो है उन्होंने चार्ली चैपलिन का रूप ढाला है। और हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर आपको कोई सेलिब्रिटी पसंद है, किसी से आपको मोहब्बत है, तो आपकी कोशिश होती है कि आप उसका स्टाइल अपना लें। और कोशिश ये करते हैं कि जिस तरह से वो बातचीत करता है, जिस तरह से उसके तौर तरीके हैं, हम वो स्टाइल जो है अपना लें। लेकिन पेशावर के एक नौजवान है उस्मान, उन्होंने मुकम्मल रूप जो है चार्ली चैपलिन का धार लिया, जिससे हमें समझ आती है कि वो कितने बड़े फैन होंगे। चार्ली चैपलिन जो है वो हमने ब्लैक एंड वाइट में देखे हैं, तो अब ये कलर जो दौर है इसमें हम चार्ली चैपलिन को एक मरतबा फिर से देख रहे हैं। उनके हवाले से
जुनेद आलम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर आपकी उस्मान से मुलाकात भी करवाएंगे। ये है पेशावर का 27 साला उस्मान, जिसने लोगों को तफरीह के मौके फराम करने के लिए चार्ली चैपलिन का रूप धार लिया। उस्मान सुबह सवेरे उठता है और तैयार होकर सड़कों पर चार्ली चैपलिन बनकर लोगों को महसूस करने के लिए मौज मस्ती करता है, जिसे लोग देखकर महसूस होते और तस्वीर बनाते हैं। पेशावर के इस चार्ली चैपलिन का कहना है कि हुकूमत अगर इसे सपोर्ट करे तो वो आलमी सतह पर अपने इस हुनर से मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकता है। ये आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की, उस्मान थे चार्ली चैपलिन। इन्हीं से बात कर लेते हैं, मुलाकात आपकी करवाते हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उस्मान, आपको इतने पसंद है चार्ली चैपलिन कि आप सुबह सवेरे उठते हैं, तैयार होते हैं और फिर लोगों को हंसाने के लिए निकल जाते हैं बाहर, और आपको पसंद है लोगों को हंसाना, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना। बिल्कुल जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चार्ली चैपलिन। मैं बचपन से उसके वीडियोस बहुत सारे देखते थे। तो आपको पता है ये 6 माह से मैंने ये शुरू किया, तो कोरोना का हालात तो लोग काफ़ी डबल माइंड हो चुके थे, तो मैं ख़ुद भी बीमार पड़ा। तो मैंने कहा क्यों ना चार्ली चैपलिन को शुरू करूँ, लोगों तक मुस्कुराहट पहुँचाऊँ, लोगों के दिल जो तो लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाऊँ। तो मुझे ज़्यादा पसंद है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो उमर शरीफ भी बहुत बड़े एक्टर है, हमारा रंगीला साहब और ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन मैंने इसको चार्ली चैपलिन को इसलिए चुना कि ये साइलेंट से, बॉडी लैंग्वेज से लोगों को मुस्कुराना हंसाना ये बड़ी मुश्किल बात होती है। तो मैंने इसलिए चार्ली चैपलिन शुरू किया कि मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। और उस्मान, इससे पहले भी आप क्या इसी तरह की फील्ड से वाबस्ता रहे हैं, लाइक लोगों को हंसाते रहते हैं, कॉमेडी करते हैं, या ये पहली मरतबा आपके जहन में आइडिया आया और आपने चार्ली चैपलिन का रूप धारा? रिस्पॉन्स इसके बाद कैसा मिला लोगों से? जी, मैं तो इससे पहले भी बहुत ज़्यादा कॉमेडीज था, मैं लोगों को हंसाता था, मुस्कुराता था। उस टाइम मैं चार्ली चैपलिन नहीं था, मैं एक आम सेवल में था, लेकिन मैं दोस्तों के साथ बहुत गपशप लगाता हूँ। जो मेरे जितने फैमिली हैं, मेरे जितने पड़ोसी हैं, उन सबको इसका मालूमात है। लेकिन ये चार्ली का जो मैंने शुरू किया, ये मेरा अपना शौक़ था। ये कोरोना की वजह से मैंने शुरू किया कि लोग देखें और इनका ये जहन चेंज हो जाए, तो इस तरफ कॉमेडी की तरफ आ जाए, इस गम और परेशानी से दूर हो जाए। और उस्मान, जब आप लोगों के पास जाते हैं और लोगों के साथ ऐसे चार्ली चैपलिन वाली जो पूरी एक्टिंग है या उनको इस तरह से हंसाते हैं, तो उनका रिस्पांस किस तरह से होता है? उसका रिस्पांस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मैं इसी गेटअप में लोगों की तरफ जाता हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मेरे साथ तस्वीरें भी बनाते हैं, मेरे साथ वीडियोस भी बनाते हैं। कोई लोग मेरे ऊपर गिरते हैं बहुत ज़्यादा खुशी से कि आज हम अपने आंखों से पेशावर में, बल्कि पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं। चार्ली तो बहुत पुराने ज़माने का था, तो आज हम इस आंखों से चार्ली को देख रहे हैं। अच्छा, इस चार्ली को कभी आवाम में डांट भी पड़ी है, किसी से झड़प भी पड़ी है कि ज़ाहिर आप लोगों को तंग भी करते हैं हंसाते हंसाते, और कोई पाकिस्तानी कौम जो है थोड़ी सी शॉर्ट टेम्परामेंट है, जल्द गुस्से में भी आ जाते हैं, तो कभी कुछ ऐसा भी हुआ आपके साथ? जी देखो, कई बार ऐसा हो चुके हैं जो लोग मेरे साथ गुस्से में उन्होंने बात की हो, जहाँ पे मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, लेकिन उन्होंने उनका गुस्सा भी मैंने जो है ना हंसी से उतारा है। उनके साथ मैंने हंस हंस के वो किया है ना, गपशप लगाते रहे, वो गुस्सा और मैं हंस, वो गुस्सा और मैं हंस, तो वो भी उनके बाद जो है ना मैं उनसे चला जाता हूँ। मैंने कहा बस छोड़े, ये आदमी बहुत सख्त गुस्सा हो रहे हैं। मैंने इनके साथ बहुत सारा एक्टिंग भी किया। इससे पहले कि ये जो है ना, ये डांटने की बजाय ना 2-3 थप्पड़ लग जाए तो इससे बेहतर होता है कि वहाँ से भागी जाए। चार्ली, मेरा मतलब है उस्मान, ये बताइए कि आप करते क्या हैं, आपकी पढ़ाई क्या है, आगे आपका क्या प्लान है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, इसी फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं? जी मैं तो रोड के ऊपर खिलौने बेचता हूँ बच्चों के। मैंने काफ़ी मीडिया वाले को ये बात कहा है, और मेरे साथ घर का रिस्पॉन्स है, मेरे माँ बाप का मेरे साथ इजाज़त है, उन्होंने मैंने सब कुछ किया। उन्होंने कहा आप लगे रहे अपने काम में, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और मैं आगे ये करना चाहता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, पाकिस्तानियों को खुशियाँ पहुँचाऊँ, घर घर तक गलियों में अपने खुशियाँ बांटूँ लोगों को। तो मेरा आगे ये मुकम्मल प्लान है कि ज़िंदगी में जितना मेरी होगी तो दुनिया भी करूँगा, आखिरत भी करूँगा मैं। अच्छा उस्मान, आप ऐसे भी खिलौने बेच रहे हैं, चार्ली बन के भी आप खिलौने बेच रहे हैं, ये काम साथ साथ चला रहे हैं आप वो भी? जी मैं चार्ली खिलौने जब मैं बेचता हूँ, तो खिलौने का काम जब मैं करता हूँ तो वो मैं चार्ली गेटअप में नहीं होता हूँ। अगर मैं चार्ली गेटअप में हो गया हूँ तो या मैं खिलौने बेचूंगा या तो लोगों के साथ तस्वीरें या वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है। और उस्मान ये भी बता दीजिए आखिर में कि क्या इसके अलावा भी कोई किरदार है जो आप जिनका रूप धार कर लोगों को हंसाते हैं, या जो आपको पसंद है, या जो मिमिक्री लोग करते हैं, वो भी आपका शौक़ है?
जी बस फिलहाल तो मेरा यही शौक है, ये जो अब मैंने चार्ली को अपनाया हुआ है, अब यही मेरा शौक है, इसी को मैं लोगों को हंसाता हूँ। जैसे कि पहले मैं था, वो तो मैं चार्ली उस टाइम में नहीं था, उस टाइम तो मैं अपने दोस्तों के लिए करता था, मुस्कुराता था, उनको दिल जीतता था। वो मेरे से बगैर यकीन करो 1 घंटा भी नहीं गुजरता। जो काम से आते तो सारे मुझे फ़ोन करते, उस्मान आप कहाँ हैं, आ जाए हमारी जगह में बैठते हैं, कोई कहते हैं हमारी जगह में बैठते हैं। अब जो मैं चार्ली बना हूँ, लोग पूरे पाकिस्तान को हंसा रहा हूँ, तो अब इंशाल्लाह मुझे लोग चार्ली नाम से पहचानते और मैं इंशाल्लाह और मजीद पहचानेंगे। आपको बहुत कामयाब करे अल्लाह। उस्मान चार्ली हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और आयशा, मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी है ना वो ये है कि उन्होंने कहा कि जब किसी को मेरे पे गुस्सा आता है तो उसे भी मैं हंस के ही उसको मैं खुश करता हूँ, और उसके बाद जब ज्यादा गुस्सा लगता है तो वहां से भाग भी जाते हैं। ये बड़ी अकलमंदी की बात है। इसके साथ ही यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद जो तेल हम घर में इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, उसका तकरीबन 80% जो है वो बाहर ममालिक से दरामद किया जाता है। इसकी क्या वजह है, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक। और अब आखिर में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान जैसे कि एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत ही हमारी मैशत की रीढ़ की हड्डी है, मगर ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का सिर्फ 13% खुर्दनी तेल खुद पैदा करता है, जबकि बाकी 87% दरामद करना पड़ता है। बिल्कुल यूँ हर साल 500 अरब रुपए का कुकिंग ऑयल हम बाहर से मंगवाते हैं। हमारे किसान जो हैं वो तेल पैदा करने वाली अजनास जैसे कि सूरजमुखी, कैनोला वगैरह बहुत कम काश्त करते हैं, और उसकी वजह यह है कि इसमें इतना मुनाफा नहीं होता। इसलिए अब हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को ऐसी अजनास की पैदावार जो है उसकी तरफ राग़िब किया जाए। उसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है, लेकिन जो किसान हैं वो कहते हैं कि ये इक़दाम जो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं ये बहुत कम है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है मुल्तान से शहजाद फरीद ने, पहले वो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान अपनी जरूरत का फकत 13% खुर्दनी तेल पैदा करता है, जबकि बकिया 87% दीगर ममालिक से दरामद करना पड़ता है। यूं हर साल 500 अरब रुपए तक का खुर्दनी तेल दरामद करना पड़ता है। काश्तकारों को सूरजमुखी की काश्त पर और कैनोला की काश्त पर 5000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। इसी तरह जो दूसरी एक हमारी अहम फसल है तेलदर अजनास में जो आती है तिल, उसकी काश्त पे 2000 रुपये फी एकड़ काश्तकारों को सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत इम्पोर्ट बिल में कमी के लिए किसानों को तेलदार अजनास उगाने की तरगीब दे रही है। तिल, कैनोला और सूरजमुखी के काश्तकारों के लिए सब्सिडी का ऐलान किया गया है। सूरजमुखी और कैनोला पर 5 जबकि तिल की फसल पर 2000 रुपए फी एकड़ काश्तकार को दिया जाएगा। काश्तकार ने हुकूमती इक़दामात को नाकाफी करार दिया है। इसमें बचत नहीं है, 5000 रुपये हुकूमत दे रही है सब्सिडी, तो 5000 रुपये में क्या बनता है आजकल के महंगाई के दौर में। तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें कोई बेहतर पॉलिसी बनाए। गवर्नमेंट को चाहिए अगर किसान को कैनोला की काश्त में इजाफा करना है तो किसान को कम से कम 50,000 रुपये फी एकड़ हमें सब्सिडी दे। रवां साल जनूबी पंजाब में सूरजमुखी की काश्त का हदफ 1,80,000 एकड़ रखा गया है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 10% ज्यादा है, जबकि पैदावारी हदफ 1,50,000 टन मुतवक्के है। ताहम काश्तकारों के लिए कपास, गन्ना और दीगर मुनाफा बख्श फसलें छोड़ना आसान नहीं। कैमरामैन मोहम्मद मकसूद के साथ शहजाद फरीद, GNN मुल्तान। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब अली अतील साहब, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब हैं। साकिब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि किसानों को तरगीब दी जाए कि तेलदार अजनास वो उगाएं और उसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है, इस तरह के इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि किसानों को आगाही भी हो उन इकदाम से जो हुकूमत इस सारी सिचुएशन के लिए कर रही है। तो उनकी आगाही के लिए क्या किया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर की एक एमरजेंसी स्कीम इस पे चली हुई है कि जिसके तहत हम लोगों को इधर इनवाइट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अजनास, ऐसे प्लांटेशन करें, ऐसी कल्टीवेशन करें जिससे ऑयल में एडिबल ऑयल मिल सके, जिसमें सूरजमुखी नो डाउट एक बहुत अहम ज़रिया है। और पिछले साल की निस्बत इस साल अब 35% ज़्यादा टारगेट है। 1.5 लाख एकड़ का हमारा टारगेट है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 1.25 लाख के करीब टन्स के करीब 1,50,000 टन के करीब तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से हमें ऑयल निकलेगा। साकिब साहब, सूरज की अहमियत के हवाले से बताइएगा, इस पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है, इसकी क्या वजह है?
सनफ्लावर इसलिए भी अहम है कि इसकी लाइफ स्पैन बड़ा थोड़े अरसे में ये फल दे देता है, 90 दिन के राउंड अबाउट में। और फिर इसको दूसरे क्रॉप्स जो हैं, फॉर एग्जांपल गन्ना है, गन्ने के साथ भी आप इसे प्लांट कर सकते हैं। और सूरजमुखी के अलावा और कौन सी अजनास हैं जिनसे खुर्दनी तेल हासिल किया जा सकता है, क्या उन पर भी तवज्जो दी जा रही है? कनोला है, उस पर भी फोकस है, लोगों को बताया जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं अभी जो ऑलिव है हमारी बहुत बड़ी क्रॉप बनने जा रही है। अभी चिकवाल में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि चिकवाल में इसको एक ऑलिव वैली भी डिक्लेयर कर दिया गया है। और हमारे तजर्बात ये बताते हैं कि ये ऑलिव डेजर्ट में भी हो सकता है, तो उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। कोही सुलेमान में भी हो सकता है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। और हमारा टारगेट इस साल ये है कि डीडी खां कोही सुलेमान के एरिया में कम से कम 30,000 to 40,000 प्लांट्स इसके हम लगाएं। और अगले साल, इसी साल के एक और प्रोजेक्ट में हम इतने ही प्लांट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रायल करेंगे एक चोलिस्तान में, मेन उस पर ट्रायल करने जा रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। साकिब अली अतील साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अगर ये जो बता रहे हैं इन पर अमल दरामद होता है और हुकूमत कामयाब हो जाती है किसानों को इस तरह के ज़रिए अजनास उगाने पर या उनकी पैदावार बढ़ाने पर, तो डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा होगा किसानों के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि इम्पोर्ट में कमी हो जाएगी, उसके बिल में कमी हो जाएगी। जो किसान है आयशा, वो सब्सिडी से नाखुश हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 5,000 सब्सिडी दी जा रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम उन्हें 50,000 की फ़ी एकड़ सब्सिडी दी जाए तो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन काबिल अमल भी तो होनी चाहिए ना, इस तरह की सब्सिडी होनी चाहिए। बहरहाल अब डेफिनेटली हुकूमत जो है इस सारी सूरत हाल को भी देखेगी कि किस तरह से सब्सिडी जो है बढ़ाई जा सकती है या उसी पर ही किसानों को कन्विंस किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारा वक्त जो है शो का वो भी ख़त्म हो गया है। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।